हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर लेके जाना है और कुछ वर्क करना है। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है और कुछ वर्क करना है। देखिए, चार्ज कहाँ से आना चाहिए? इन्फिनिटी से। तो जो आपका वर्क होगा चार्ज पे, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से समझिएगा। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं। ये इसका आ गया फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस फील्ड तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है, किसी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड होगा, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ होंगी? आउटवर्ड होंगी। तो इसका मतलब इसका फील्ड आउटवर्ड है। एक चीज तो क्लियर है। मान लो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज बोलूं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। मान लो इन्फिनिटी में एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज पड़ा था। इस टेस्ट चार्ज को मैंने उठाकर लाना है इस डायरेक्शन में। इस चार्ज का फील्ड है उस तरफ और चार्ज को लाना मैंने इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको उठा के लाया मैंने इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे प्लेस कर दिया। तो अब इस चार्ज को यहां से यहां लाने में कुछ वर्क तो हुआ ना। देखो, इस चार्ज को यहां से यहां लाने में मैंने कुछ वर्क किया ना। मैंने इन्फिनिटी से लाया ए पे, ठीक है ना। तो वर्क किया मैंने चार्ज पे। तो मैंने कितना वर्क किया चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट में लाने के लिए? तो वही मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना वर्क हुआ। देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट चार्ज को लेके आना है। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे। इन्फिनिटी से मैंने लाया ए पॉइंट पे। तो मैंने कितना वर्क किया चार्ज को उठाकर लाने में, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल। देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एसआई यूनिट होते हैं इसके वोल्ट। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस भी इससे थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें चार्ज इन्फिनिटी में था। इन्फिनिटी का मतलब मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी कि चार्ज है कौन सी जगह पे। लेकिन जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो हमें डिस्टेंस भी पता होता है। हमें पता होता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है। इनिशियल पॉइंट का भी फुल इंफॉर्मेशन होगा, फाइनल पॉइंट का भी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन होगा। देखिए, जैसे फिर से मैं वही चार्ज बनाता हूं। ये मेरे पास आ गया एक चार्ज, ये इसका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब मैंने चार्ज को यहां से उठाना है। मान लो ए पॉइंट से उठाया और बी पे प्लेस कर दिया। तो मैं इस फील्ड के अगेंस्ट आया। तो मैंने कितना वर्क किया, उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जब बात आएगी डिफरेंस की तो आपको डिफरेंस पता होगा, मतलब ए से बी का डिस्टेंस पता होगा, इसी को डिफरेंस भी बोलते हैं। चार्ज था यहाँ पे ए, मैंने यहां से चार्ज को उठाया, टेस्ट चार्ज को मैं यहां ले आया। पहले टेस्ट चार्ज था ए पे, क्यू नॉट, उसको उठाकर मैंने लाया इस फील्ड में, बी पॉइंट दे दो। तो मैंने इसको उठाकर यहां से यहां लाने में कितना वर्क किया, उसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि आप कितना वर्क डन कर रहे हो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग बनाऊं तो मैं चार्ज को लेकर आया हूं ए से बी पे। तो मैंने ए से बी में चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, उसी को बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल। इसके एसआई यूनिट भी क्या होते हैं? वोल्ट। इसके भी वोल्ट, इसके भी वोल्ट। डिफरेंस ये, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। सिंपल, ठीक है। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। Now our next topic is electric potential due to a point charge. अब हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए,
क्या है इस क्वेश्चन में, लेट्स सपोज मेरे पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो होगा ना, वो काफ़ी होगा, पूरा सराउंडिंग में जिधर मर्जी आप घुमा लो। तो मान लो यहाँ तक इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गया, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे आ गया इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैं क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पॉइंट रखो चाहे बाहर रखो, फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट लिया मैंने पी पॉइंट, और यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा एक टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर लिया x। कितना, ये बीच में मैं लाइन थोड़ी मिटा देता हूँ ताकि फिगर क्लियर दिखे, ठीक है। तो चार्ज ये है, एक पॉइंट ये है जहाँ मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे दूसरे चार्ज की हेल्प पड़ेगी, और वो मैंने चार्ज ले लिया कौन सा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देता हूँ ओ से लेकर P तक का डिस्टेंस आ जाएगा x। पहली बात क्लियर, देखिए वही बात यहाँ पे लिखी है मैंने, कंसीडर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम प्लस Q चार्ज इज x, मतलब OP किसके इक्वल है x। तो मैंने एक पॉइंट P लिया, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, उसके सामने मैंने x डिस्टेंस पे एक और चार्ज रख दिया प्लस Q चार्ज, ठीक है, यहाँ तक लोग, ये तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस x है। नेक्स्ट, अब इस चार्ज की इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो है ना, ये चार्ज यहाँ पे कुछ फोर्स तो लगा पा रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि थ्योरेटिकली जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी होगा। तो ये चार्ज इस पॉइंट पे कुछ फोर्स तो लगा रहा है ना, ये हमें पता है। अब ये चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है उस पॉइंट पे, उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस चार्ज की इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो आएगी E, क्लियर। तो यहां पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आउटवर्ड, ठीक है। तो फोर्स भी इसकी जो इस पे लग रही है वो भी क्या लग रही है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रही है, ठीक है जी। और कितनी फोर्स लग रही है, वो लग रही है Q नॉट E के इक्वल। ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है कुछ, वो होगी Q नॉट E, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी, इस चार्ज की यहां पे जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये आ गई इसकी फोर्स। तो फोर्स कितनी आ गई, Q नॉट E। ये कौन सी फोर्स है, जो प्लस Q चार्ज Q नॉट पे लगा रहा है। सिंपल, 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें देखना है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम P टू Q अगेंस्ट F। देखो इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस तरफ लग रही है, इसी को तो F बोला मैंने, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये हमेशा क्या रहेगी, आउटवर्ड। लेकिन मैंने कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी फोर्स इधर है तो चार्ज को मैंने उस तरफ लेके जाना, अगेंस्ट। तो मैं चार्ज को यहां से इधर लेके जाता हूं, P से पॉइंट Q तक, और ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा dx के साथ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है, तो स्मॉल पार्ट टोटल का dx में लिखते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस चार्ज की फोर्स है आउटवर्ड, लेकिन मैंने उधर से चार्ज को लाना है इनवर्ड, ठीक है। तो क्योंकि अगेंस्ट, डेफिनेशन में क्लियर है कि हम अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही वर्क करते हैं। तो मैं पहले मैं ये देखूंगा इस पॉइंट P से इस Q चार्ज को Q में लाने में कितना वर्क होता है, फिर उसी को इंटीग्रेट करूंगा इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, किसी पॉइंट पे मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। देखिए क्या करूंगा, पहले तो देखेंगे कि P से Q में ले जाने में कितना वर्क होता है, ठीक है जी, पहले वो देखेंगे हम। देखिए, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम P टू Q, ठीक है। P से लेकर Q तक डिस्टेंस है dx, स्मॉल डिस्टेंस है, फिगर में मेंशन है, अगेंस्ट द फोर्स F। तो फोर्स के अगेंस्ट ही जाएंगे हम। चलो जी, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है dx, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा।
तो मेरा वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो एफ है, ठीक है, डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू, फोर्स मेरे पास कितनी है, क्यू नॉट ई, तो मैंने लिख दिया क्यू नॉट ई साथ में डी एक्स। आज देखो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो आपको पता कि जब आपको ये वेक्टर हटाने हो और डॉट प्रोडक्ट हो तो इनको हटाकर आप लगाते हो कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल, एंगल किसका होता है, ई और डी एक्स का, और ई और डी एक्स का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 180। इन दो वेक्टर्स को हटाकर मैं यहाँ लिखूंगा कॉस 180। कैसे बन रहा है 180, देखो ई का डायरेक्शन उधर है, डी एक्स का इधर है, तो ये वाला एंगल तो 180 ही हुआ ना स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी, 180 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे लग जाएगा -1, ये रख दिया मैंने -1। तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने निकाला स्मॉल वर्क, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वर्क, लेकिन मुझे निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए मैं देखूंगा कि मेरा चार्ज तो इन्फिनिटी में था, मैंने यहां से उठाना है, इस पॉइंट बी पे लाना है चार्ज को, तो यहां से यहां का कुछ डिस्टेंस भी होगा बी पॉइंट का। तो मैंने चार्ज को कहां से उठाकर लाना है, इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे। तो बी का डिस्टेंस इस चार्ज से ओ बी जो होगा वो आर लेट कर लेते हैं हम, आर। मैंने टेस्ट चार्ज को एक्चुअल में इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, तभी तो मेरा टोटल वर्क होगा ना। स्मॉल वर्क मैंने निकाल दिया, मुझे निकाला टोटल वर्क। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा लिमिट देकर, यहां से यहां का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यहां से यहां का डिस्टेंस आर है, मैं लिमिट दूंगा इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। अब हम देखेंगे कितना वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने से, कौन से पॉइंट से, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक, ठीक है। पॉइंट बी का डिस्टेंस मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब क्या होगा, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, राइट साइड में इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी इन्फिनिटी टू आर, बाकी क्वांटिटी सारी की सारी सेम दिखती। डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, मिल गया मुझे टोटल वर्क, ठीक है। पार क्या आया, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इस केस में ये स्केलर है तो इसको बाहर लिखा जा सकता है, मैंने क्यू नॉट को पहले ही बाहर रख दिया। इन्फिनिटी टू आर लिमिट आ गई। अब ई का वैल्यू डालो, ई का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन फ्री स्पेस में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर था वहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स है, तो मैं आर की जगह एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है, साथ में डी एक्स का डी एक्स। तो मैंने यहाँ पे बस ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो के भी कांस्टेंट है, ये चार्ज भी कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है, ठीक है जी, लिखा जा सकता है, मैंने लिख दिया। तो इंटीग्रेशन सिर्फ लगेगी 1/x² के साथ विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो जो यहाँ होता है dx में, वही फंक्शन मुझे यहाँ चाहिए होता है, इंटीग्रेशन में सीखा हमने, यहाँ dx है तो यहाँ पे मुझे x का ही फंक्शन चाहिए, तभी इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे x का फंक्शन एक ही है, x², 1/x², तो मैं सिर्फ 1/x² की ही इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। x के अलावा जो जो टर्म थी वो इंटीग्रेशन से बाहर जाएंगी, क्योंकि वो सारी क्या कहलाएंगी, हमारे पास कांस्टेंट। अब हम ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये वैल्यू थी, आगे मेरे पास वर्क डन। इस क्यू नॉट चार्ज को, ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं, ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू माइनस मेरे पास बचेगा के क्यू। अब इंटीग्रेशन है 1/x² का, लिमिट है इन्फिनिटी टू आर, 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू dx, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर से जब कोई नंबर न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर का साइन बदल जाता है, वहाँ पावर का साइन पॉजिटिव था +2, अब यहाँ पे आ गया -2, क्योंकि मैं ऊपर ले गया इंटीग्रल करने के लिए। आप डायरेक्ट भी 1/x² की इंटीग्रेशन याद रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए आएगा के क्यू, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, इसका इंटीग्रल होगा इन्फिनिटी से आर। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं V से, तो मैंने अब इसकी जगह V सब्स्टिट्यूट कर दिया, इससे पहले वही डेफिनेशन की हमने। अब देखो यहाँ से V का वैल्यू कितना आएगा, -k/q, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से 2 गए तो -1, x की पावर -1 डिवाइडेड 1 में से 2 गए तो -1, अपर लिमिट लोअर लिमिट। नेक्स्ट इज v इज इक्वल टू -k/q,
ये माइनस हम ऊपर दे देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया खत्म। ये है x की पावर -1, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो 1/x हो जाएगा। ये लीजिए बस, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू, एक बार यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है जी, इसके बाद हम इस तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू 1/r, और 1/इंफिनिटी होता है 0। मतलब 1 को बहुत बड़े एक डिजिट के साथ आप जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर हमारा 0 के क्लोज आता है। तो 0 के क्लोज आता है तो हम 0 ही कंसीडर करते हैं। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया वो आ गया के क्यू इंटू 1/r। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के की जगह लिख सकता हूँ 1/4πε0। ठीक है, इन फ्री स्पेस में तो के का वैल्यू यही होता है। बच गया Q/r। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इस चार्ज का कितना वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो वो है मैथमेटिकली ये विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया पॉइंट P पे प्लस Q चार्ज का। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, अब मैंने इससे पहले एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। अब हम करेंगे डाइपोल का किसी भी पॉइंट पे, इसके सराउंडिंग में जो इसका डाइपोल फील्ड होगा उसके अंदर कहीं पे भी आप एक पॉइंट लो, वहां पे देखो पूरे डाइपोल का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इन टर्म्स आप कह सकते हो इस पूरे डाइपोल का सराउंडिंग में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, किसी भी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना, मतलब उसका वोल्टेज कितना है, बस वो कैलकुलेट करना है इसमें। अब मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन करेंगे। देखिए मान लो एक हमारे पास पॉइंट है P जहां पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं, और जिसका डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से कितना है। ठीक है ना, डाइपोल के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है r। मैंने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया -q + q। ठीक है, a और b नाम दे दिया डाइपोल की, और डाइपोल की लेंथ मैंने इस बार दी है 2l। इससे पहले 2a ली होगी, अब मैं 2l से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप a भी लिख सकते हो इसकी जगह। ये इसका आ गया सेंटर। तो मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया है जहां पे मैं टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा और चेक करूंगा पूरे डाइपोल की, यहाँ पे पूरे डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ। फिर उस स्ट्रेंथ से मुझे पता चलेगा यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है। तो इसका डिस्टेंस मैं यहाँ से इस पॉइंट तक का, ये जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया पॉइंट P, इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ r। ठीक है जी, r डिस्टेंस आ गया सेंटर से यहाँ। एक चीज तो क्लियर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, तो OP होगा r के इक्वल, पॉइंट P पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा है। अब AP मेरा R1 होगा और BP ले लेते हैं R2। अब ये भी तो कोई डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ। अब मुझे ये डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, मैं देखूंगा कि -+ ये जो -q चार्ज है इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, +q चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, फिर दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे तभी तो टोटल निकलेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम R1 से, और इस पॉइंट P का B तक का जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम R2 के साथ। सिंपल, ये तो हमारा सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। अब इसका देखिए नेक्स्ट, अब P पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज का, वो कितना होगा, बस लगा दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस यहां आएगा AP। तो ये लीजिए पहला पोटेंशियल है, देखो P पॉइंट का पोटेंशियल
P पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस Q चार्ज की वजह से कितना होगा, V1 होगा। हमने नाम दिया इसको V1। V1 कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपन डिस्टेंस यहाँ पे R1 है क्योंकि A से लेकर P तक का डिस्टेंस R1 है, तो मैंने R1 डिस्टेंस लिया है। चार्ज लिया नेगेटिव क्योंकि माइनस Q का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये माइनस यहाँ फ्रंट पे दे दो, ये लो जी। तो ये मेरे पास V1 का वैल्यू आ गया, माइनस Q चार्ज का पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम देखेंगे इस प्लस Q चार्ज का इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो वो भी हम सिमिलर वही फॉर्मूला उसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R2, क्योंकि सेकंड डिस्टेंस तो मैंने R2 लिया ना, B से लेकर P का डिस्टेंस कितना R2, तो ये मेरे पास आ गया सेकंड पोटेंशियल। अब दो पोटेंशियल आ रहे हैं पॉइंट P पे, एक आ रहा है इस चार्ज का, एक आ रहा है इस वाले चार्ज का, तो टोटल कितना होगा, ऐड कर दो ना, तो ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P पे होगा डाइपोल का, डाइपोल मतलब दोनों पोल्स का, यहाँ पे कितना होगा, दोनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लीजिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। फर्स्ट का वैल्यू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपन R1 प्लस सेकंड पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, Q भी कॉमन है, बाहर निकाल देंगे। देखिए ये पॉजिटिव टर्म बची 1/R2 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नेगेटिव टर्म थी माइनस 1/R1 मैंने बाद में लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ये टोटल पोटेंशियल ही होगा, लेकिन इसको थर्ड नाम देने का मेरा क्या मकसद था, अब मेरे पास डिस्टेंसेस आ रहे हैं R1 एंड R2, लेकिन मुझे R1 और R2 सेपरेटली नहीं चाहिए, मुझे सेंटर से मेजरमेंट चाहिए। डाइपोल का जो डिस्टेंस है हमेशा सेंटर से ही मेजर किया जाएगा। कोई भी रॉड हो, किसी रॉड का अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालना हो तो हमेशा सेंटर से ही मेजर किया जाता है। तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए R, तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं R चाहिए। तो R के लिए मैं क्या करूंगा, इन R1 और R2 को कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि मुझे R मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस लाइन को बैक साइड यहां प्रोड्यूस करूंगा, तो इसको यहां से यहां इस तरफ एक यहां पे इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां से इस सेंटर वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा, ये लो जी। अब ये मैंने क्या किया, इसका मतलब ये जो AP है ना अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो BP है ना अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर हो जाएगा, यहां तक के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, और ये वाला एंगल मेरा होगा थीटा। ठीक है जी, पॉइंट P के साथ ये जो R है, R का डाइपोल लेंथ के साथ एंगल आ जाएगा थीटा। एक चीज और, अब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे P का वैल्यू इस डायरेक्शन में भी आएगा। अब इसको, ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया, इसको ड्रा कर कर मैथमेटिकली अब इसका थोड़ा डेरिवेशन हम आगे और करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, R1 और R2 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे R के साथ। उसके लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, हमने AC परपेंडिकुलर ड्रा किया PC के ऊपर। ठीक है, कैसे किया, PO को बैक साइड प्रोड्यूस करके, वही यहाँ पे मैंने लिख दिया। हमने AC परपेंडिकुलर ड्रा किया PC पे, OP को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके। दूसरा मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया B से D इसी OP के ऊपर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब ये जो R1 है ना, ये R1 ये अप्रॉक्सीमेटली इस PC के ही बराबर है। ठीक है जी, किसके बराबर है, PC के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है। हालांकि ये लेंथ बड़ी ही होगी, लेकिन तकरीबन ये बोल सकते हैं कि तकरीबन बराबर होगा। इसका मतलब मैं R1 की जगह लिख सकता हूं R प्लस OC। R क्या है, OP, OP में OC ऐड करो तो ये पूरा बनेगा, इसी को अप्रॉक्सीमेटली मैं R1 बोल रहा हूं, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। R1 बराबर आएगा AP के इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली वो CP के इक्वल है। देखो R1 है AP के इक्वल, और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, CP के इक्वल है, वही लिखा। तो मैं लिख सकता हूँ OP प्लस OC, इसी AP की जगह मैं लिख सकता हूँ, या CP की जगह मैं लिख सकता हूँ OP प्लस OC। देखिए ये है ना C से P तक, इसको मैं लिख सकता हूँ OP प्लस OC, वही तो लिखा।
OP प्लस OC। अब OP क्या है मेरे पास, R, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना R। अब ये बच गया OC, मुझे OC तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ये एंगल मैंने लिया था थीटा, तो ये भी होगा थीटा। अब मुझे कैलकुलेट करना है OC का वैल्यू, तो OC का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसी ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से AOC के अंदर। देखो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल AOC मैं निकालता हूँ cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस कौन होगा, एंगल के साथ वाला बेस होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, ये वाली लाइन एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। cos थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा आएगा OC, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, ये लेंथ L, तो OC की जगह मैं लिख सकता हूँ L cos थीटा, ये आ गया मेरा OC का वैल्यू। OC की जगह मैंने लिख दिया L cos थीटा, साइड में रीजन भी आ गया। सिमिलरली अब हम R2 की बात करते हैं। अब ये जो R2 है ना, ये तकरीबन बराबर होगा PD के, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट भी नहीं, PD के। तो ये जो BP बराबर होगा PD के या DP के, BP बराबर होगा DP के अप्रोक्सीमेटली, उसी को R बोला गया है। अब ये जो DP है, DP को मैं ऐसे लिख सकता हूँ OP माइनस OD, इस पूरे में से ये हिस्सा कट कर दो तो यही लेंथ बचेगी ना, तो OP में से OD माइनस करेंगे तो मेरे पास PD बचेगा। तो मैंने इसमें से इसको, पूरे में से इसको घटा लिया, देखो, तो OP माइनस OD आ गया। OP फिर से कितना आ गया, R माइनस OD, तो OD का वैल्यू वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो OD का वैल्यू कैलकुलेट होगा इस ट्राइंगल से, BDO से, इन ट्राइंगल BDO। फिर से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोसाइन कैलकुलेट कर लेते हैं। कोसाइन वापस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस कौन होगा, OD, हाइपोटेन्यूज कौन है, L, तो आ जाएगा मेरे पास OD अपॉन L यहाँ भेज दो, ये आएगा L cos थीटा इक्वल टू OD, ये लो जी। तो OD की जगह मैंने लिख दिया L cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये वाली लेंथ इस लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा है और ये वाली लेंथ इस लेंथ से थोड़ी सी कम है, एक साइड बढ़ रही है एक साइड कम हो रही है, तकरीबन बैलेंस ही हो रहा है। तो हमें ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये जो वैल्यूज मैंने निकाली, R1 की ये निकाली, R1 का वैल्यू ये आ गया, R2 का वैल्यू ये आ गया। अब ये R1 और R2 का जो वैल्यू कैलकुलेट किया, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में हमारे पास जो है, तो देखो थर्ड क्या आएगी, देयरफॉर थर्ड बिकम्स V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज 1 अपॉन यहाँ था R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो R2 का वैल्यू ये निकाला, R1 का वैल्यू ये निकाला, सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो R इंटू 1 R आएगा, साथ माइनस था माइनस लगा दिया, L cos थीटा को 1 से करेंगे तो L cos थीटा आएगा। हाँ, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी, ये R प्लस का R माइनस का कैंसिल आउट। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, L cos थीटा एंड L cos थीटा कितना हो गया, 2 टाइम्स L cos थीटा, 2 L cos थीटा हो गया ना, एक L cos थीटा कितना हो गया, 2 L cos थीटा, सारी क्वांटिटी बाकी सेम। A माइनस बी, A प्लस बी होती है A स्केयर माइनस B स्केयर के, B स्केयर मतलब L स्केयर cos के थीटा के। चलो ये क्वांटिटी यहाँ पे सेम, L cos थीटा 2 L cos थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये क्वांटिटी यहाँ पे मैंने सेम लिखी, 1 अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L को मैंने सेपरेट करके लिख दिया, साथ में लिखा cos थीटा, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज रख दिया। ये Q इंटू 2L क्या होता है मेरे पास, Q इंटू 2L होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह मैं P सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो वो नेक्स्ट स्टेप में वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वहां से हम डायपोल को शॉर्ट कंसीडर करेंगे, फिर आगे और एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, Q इंटू 2L, ये होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी जगह मैं P लिख सकता हूँ, P होता है Q इंटू 2L के इक्वल। तो बाकी जो क्वांटिटी है सारी की सारी मैंने यहाँ पे सेम रख दी। अब देखो, अब मेरे पास क्या होगा, अगर ये डायपोल शॉर्ट हुआ का मतलब क्या, इसकी लेंथ, डायपोल लेंथ डिक्रीज करेगी तो R का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, R के कंपैरिजन में ये जो L है बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। इट मीन्स R इज वेरी वेरी लेस देन L हो जाएगा, सॉरी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो जाएगा, R L से क्या हो जाएगा, बड़ा।
अगर आर एल से बड़ा है मीन्स एल बहुत छोटा हो गया, अगर एल स्मॉल है तो एल स्क्वायर को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अब एल स्क्वायर को क्या करूंगा, यहाँ से निगलेक्ट, तो क्या होगा, ये एल स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया, मतलब ये जीरो को अप्रोच कर रहा, तो ये पूरा का पूरा खत्म। मेरे पास बचा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह गया कॉस थीटा, साथ में यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक क्वांटिटी बचेगी आर स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट पी पे। इस पॉइंट पी पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा जी, इतना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जितना थीटा होगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वो वैल्यू यहाँ पे डालकर आर मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर हमें पता हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू पता हो, तो हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके दो केस जो है स्पेशल बनते हैं। एक, अगर यही पॉइंट एक्सिस लाइन पे आ जाए, यही पॉइंट अगर इक्वाटोरियल लाइन पे चला जाए, तो तब पोटेंशियल क्या होगा, अब वो हम दो केसेस में स्टडी करेंगे। तो करते हैं वो दो केसेस स्टडी। देखो, ये जो मैंने पोटेंशियल निकाला ना, ये निकाला एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट अराउंड डाइपोल। तो डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पे इतना पोटेंशियल होता है। हम दो केस स्पेशल उठा लेते हैं। पहला केस आ गया मेरे पास, अगर थीटा होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री कब होगा, ऑन एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन का मतलब ये मेरे पास डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, मैंने अब पॉइंट ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी, पी को मैंने रखा इस पॉइंट पे, यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज। तो अब इस डाइपोल का, इसकी लेंथ एल है, इस पूरे डाइपोल का यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है मुझे वो कैलकुलेट करना है। अब थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये डाइपोल इस तरफ जाएगा ना नीचे, तो ये थीटा डिक्रीज करता 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 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फर्स्ट केस मेरा यही है कि एक्सियल लाइन पे थीटा 0 होता और ये उसका केस बना। तो अब जो होगा पोटेंशियल कितना होगा एक्सियल लाइन पे, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन पे कितना आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगा इसका कैलकुलेट करके, तो कॉस 0 हमें पता है 1 होता है, ये आएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पे ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा। सिमिलरली केस सेकंड देखेंगे हम, केस सेकंड। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, थीटा लेंगे 90 डिग्री। इफ थीटा होगा हमारा कितना, 90 डिग्री, मतलब इक्वाटोरियल लाइन पे। अब इक्वाटोरियल लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका डायग्राम यहां बनाता हूं। मतलब एक ये चार्ज है मेरे पास, एक ये चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये आ गया सेंटर। अब यहां से जो लाइन गुजर के जाएगी उसे बोलेंगे इक्वाटोरियल लाइन। इस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट भी, अगर यहाँ पे मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इस पूरे डाइपोल का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा मैं वो कैलकुलेट करूंगा। क्यों, अब मेरा एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 90। अगर ये पी पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये एंगल 90 कंसिडर किया जाएगा। अब मेरा थीटा हो गया 90 डिग्री, यहाँ लो, इस डैश वाली ये डॉटेड लाइन में आप कहीं पे भी पी का वैल्यू ले सकते हो, तो एंगल मेरा 90 होगा। अगर ये एंगल 90 होगा तो अब मेरा पोटेंशियल कितना होगा, ऑन इक्वाटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 इज 0, तो जो मेरा इक्वाटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 0। इसका मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट सराउंडिंग में इतना होगा। उसके लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एंगल पता होना चाहिए। यही पॉइंट अगर पी पॉइंट में एक्सियल लाइन पे शिफ्ट कर दूं तो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर यही पॉइंट मैं यहाँ से इक्वाटोरियल पे कैलकुलेट करूं, अगर इक्वाटोरियल लाइन पे लेकर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो इक्वाटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है और एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।